हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछली बार मैंने लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन अपलोड किया है और अब हम आ जाते हैं क्वांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए थे। उसके कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको सेट सॉल्व करके दूंगा। इसमें 9-10 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और ये सेट है टोटली बेस्ड ऑन वर्क टाइम और रेशियो पे भी क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे ही 10-10 सेट के क्वेश्चन और 10 सेट के क्वेश्चन सीरीज अपलोड करता रहूँगा और आप देखिएगा। और मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में अभी एक टेलीग्राम लिंक बना दूंगा और टेलीग्राम का मतलब ग्रुप बना के उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसपे आप लोग जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इजीली आप वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप सॉल्व करिए। इस वक्त आप पेपर ही सॉल्व करके आइडिया पा सकते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक, तो चलिए, एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। आफ्टर 4 years this ratio will be 9:7. If at the time of the marriage the ratio was 5:3, then how many years ago they were married? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2022 में पेपर डिफिकल्ट थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से क्वांट से आप अगर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोर उन लोगों को मिला था जो उस साल थे। 2023 में पेपर काफ़ी ईजी था। तो आ जाइए, अगर इस समय उनका एज का रेशियो 4:3 है, तो अगर हम लिखना चाहें उनका एज क्या होगा, तो इनका एज ये 4x होगा तो इसका 3x होगा। यही होगा रेशियो का मतलब। 1 मिनट, 3x हो गया। अब 4 साल बाद उनके एज का रेशियो, 4 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4x+4 और 3x+3, 3x+4, सॉरी 3x+4। तो कह रहा है ये 4x+4 एंड 3x+4, 3x+4 इज इक्वल टू कितना है? 9/7। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह जाएगा 28 + 28 इज इक्वल टू 27 + x + 36। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो x इक्वल की x की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा उनका इस समय उनकी एज कितनी है, 32 और 24। तो पूछ रहा है कि टाइम शादी के वक्त का क्या, कितने पहले साल पहले उनकी शादी हुई है। तो उस वक्त उनकी एज मान लो n ईयर पहले उनकी शादी हुई है, तो 32 - n कर दें अपॉन 24 - n कर दें, और ये आ गया, ये एज दिया हुआ, रेशियो दिया 5:3। तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए जैसे ये सॉल्व किया है। यहाँ पे ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो ये आ जाएगा, इनकी वैल्यू आ जाएगी 12 ईयर्स। सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 96, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 96 - 3n इज इक्वल टू 120 - 5n। तो यहाँ से 2n हो जाएगा, 5 - 5n इधर आएगा, तो और ये हो जाएगा 24। ठीक, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये 12 ईयर्स पहले उनकी शादी नहीं थी। आंसर सही है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हम, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोटल सैलरी ऑफ ABC इज ₹350 if they spend 75% and 80% 56% of their salary respectively, their saving is to। तो उनका सैलरी दिया हुआ किसी 3 पर्सन का, तो ऐसे बना देते हैं यहाँ, A है, B है और C है। इनकी सैलरी दे रखी है, सैलरी दे नहीं रखी हुई है, तो हम मान लेते हैं सैलरी A है, इसकी B है, इसकी C है, और इनका सबब अगर कर दें तो ये दिया हुआ है कितना, 350। सैलरी आई तो कुछ एक्सपेंस है, एक्सपेंस दिया हुआ कितना, ये 75% कदम एक्सपेंस है, तो 0.75 ऑफ A है, और ये 0.80 ऑफ B है, और इसका 0.56 ऑफ C है। ठीक, अब सेविंग कितना होगा? अगर हम सेविंग देखें, सेविंग तो अगर ये 0.75 A खत्म कर रहा है तो 0.25 A होगा। ठीक, यहाँ पे 0.20 होगा, यहाँ पे 0.44 सेविंग होगा। एक्सपेंस माइनस, ये तो जान रहे हैं, सैलरी
तो मान लो अगर इसकी सैलरी 100 रुपये है, ए की सैलरी 100 रुपये है, तो एक्सपेंस हो जाएगा 75, तो सेविंग हो जाएगी कितनी? अगर 100 रुपये में 75 खर्च कर दिया तो 25 रुपये, ठीक। तो ये हो जाता है। इसी तरीके से मैंने सेविंग निकाली। अब सेविंग का एक रेशियो दे रखा है यहाँ पे, ये सेविंग का रेशियो दे रखा है। तो यानी कि अगर इस रेशियो की वैल्यूज़ में बदलें तो 10x, 12x और 33x, यहाँ से एक की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये इसकी 10x बराबर 0.25 है, तो यहाँ से a की वैल्यू x में निकल के आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 10x अपॉन 0.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40x, कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से ये आ जाएगी 12x बराबर 0.20, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 0.12x डिवाइडेड बाई 0.20, ठीक है, ये b है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 60x। इसी तरह 0.44 c की वैल्यू है 33x, तो c की वैल्यू आ जाएगी 33x डिवाइडेड बाई 0.44, जो कि वैल्यू आ जाएगी 75x। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 75x आ जाएगी। अब यहाँ से इस इक्वेशन से ये जो ऊपर था, यहाँ से एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इंडिविजुअल सबके वो पता चलेंगे सैलरी। तो हमको पता करना है, तो यहाँ से देखिए ये 40x, ये 60x, 100x और 175x। तो 175x इज इक्वल टू कितना है? 350 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। सैलरी किसकी पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड द सैलरी ऑफ, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ सी। तो सी की सैलरी यहाँ से कितनी है? 75x, एक्स की वैल्यू 2 है, तो 75 इंटू 2 150, ठीक। तो आंसर यहाँ होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डायमंड। ये कैट का क्वेश्चन है। तो कैट में पूछा था द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ द इट्स वेट वंस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट इन द रेशियो 1:2:3। अब डायमंड का जो मतलब प्राइस है, एक मिनट, वो मैंने रफ कर दिया ताकि यहाँ इसका सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बैक जाके आप देख सकते हैं। तो एक डायमंड है, डायमंड की जो वेट है, डायमंड का जो कॉस्ट प्राइस है, डायमंड का कॉस्ट प्राइस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट की स्क्वायर के, ठीक है। तो आप अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे तो प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल बताया जाता है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वेट बढ़ेगा उसके स्क्वायर से उसकी रेट बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर वो ब्रेक होगा तो मान लीजिए ओरिजिनल डायमंड की प्राइस क्या थी? ओरिजिनल डायमंड की प्राइस होगी जो वो, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आके जुड़ जाता है, ठीक। तो ये मान लीजिए कुछ रही होगी, ठीक। अब लेकिन ये डायमंड ब्रोक हो जाता है इस रेशियो में 1:2:3:4 में, ठीक। तो मान लीजिए अब इतने टुकड़े में, तो ये अलग अलग टुकड़ों का ये इसका डायमंड का प्राइस क्या हो? तो इसका डायमंड का प्राइस ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए पहले वाले टुकड़े का प्राइस हो जाएगा D1 इक्वल टू K, उसका वेट है 1। तो इसको ऐसे ये रेशियोज में इनको वैल्यूज में बदलेंगे तो ये 1x, 2x, 3x, 4x ये वैल्यूज में, ये वेट है। पहले टुकड़े का वेट ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, चौथे का, तो पहले वेट का टुकड़े का है तो यानी x का स्क्वायर। इसी तरह D2 दूसरे टुकड़े का वेट का करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर D3 के 3x स्क्वायर, फिर D4 के 4x का स्क्वायर। तो पूरे डायमंड का वेट क्या होगा? यानी D, ठीक है, डायमंड का वेट, पूरे डायमंड का वेट जो टुकड़ों में हो गया है। तो ये हो जाएगा कि कॉमन है, सब में ले लेते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ठीक। तो D के सब जोड़ने पे 16 9 25 और 4 29 31 30x स्क्वायर, ठीक है। तो D की वैल्यू आई 30 के x स्क्वायर। ये जब अनब्रोकन डायमंड कॉस्ट था, ये ब्रोक होने के बाद था। आप कह रहे हैं
कि इनके मतलब डिफरेंस जो आ जाता है इनके बीच में, तो डिफरेंस आ जाता है वो आया कितना 70,000, ठीक 30,000, ठीक। अच्छा यहाँ से देखो, अगर उसका वेट ब्रेक हुआ है इन रेशियोज में तो पूरा वेट कितना रहा होगा, ठीक पूरा वेट, तो ओरिजिनल प्राइस हमको पता करनी है, ठीक है। तो ये पूरा, ये जब ब्रेक नहीं हुआ था तो ये कितना था, ये था 4 3 7 2 9 1 10 10 x था, ठीक है। लेकिन ब्रेक हुआ ही नहीं रेशियोज में, तो यहाँ से इसका ये हम निकाल लेंगे, तो ये कि 10x का, और ये आया नहीं 100 के एक्स स्क्वायर था, लेकिन ब्रेक के बाद ये हो गया 30 के एक्स स्क्वायर, और इन्हीं का डिफरेंस दिया है d नॉट माइनस डी, यानी कि 70 के एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है 70,000, ठीक। तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1000, ठीक। अब पूछा ओरिजिनल डायमंड का रेट, तो वो है डी नॉट कितना है 100 के एक्स स्क्वायर, और के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 तो 100 इंटू 1000 1 लाख, ठीक। टोटल वेट तो यही रहा होगा इनका, सब एक टुकड़े में टूट गए तो ये एक का वेट हो गया, मान लो कोई एक 10 किलो का सामान है, वो 4 टुकड़ों में टूट जाए, 1 किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में, 4 किलो में, तो 4 वेट में हो जाएगा। तो 4 वेट में हो गया, तो ये 10 किलो पहले था, तो ओरिजिनल रेट अगर उसके रेट से देखते तो 100 की एक्स स्क्वायर इसका रेट होता, और ब्रोकन पार्ट का रेट आया 30 की एक्स स्क्वायर, तो इसमें इस इनका डिफरेंस क्या बता रहा है कि वो 70,000 के बराबर है। तो मैंने यहाँ से की वैल्यू निकाल ली, और ओरिजिनल वाला पूछ रहा है तो मैंने इसमें पुट कर दिया, और इसका वैल्यू आ गया, क्या आया 1 लाख आया है, तो टिक हो गया 1 लाख आंसर, ठीक। इसी तरीके से हम जाएंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। आपको सॉल्यूशन देखना है तो पीछे जाकर उसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, ठीक है। भी हम लोग नए हैं तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पर आप थोड़ा मैनेज करिए, धीरे धीरे थोड़ी चेंजेस तो आएंगी। अब है कि एक स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट इन द रेशियो ऑफ 10:9:8 7:6, ठीक है। उसके 5 सब किसी कोई स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें वो इस रेशियोज में मार्क्स पाया है। इफ द पासिंग मार्क्स आर 50% of the maximum mark and each subject has the same maximum marks, in how many subject did he pass, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल से ऐसे देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है S1 S2 S3 S4 S5, पाँचों में मार्क्स हम रेशियोज को परसेंट वैल्यूज में बदलेंगे, तो हम x लगा लेंगे, तो 9x 8x 7x और 6x, जो कि मिला के सब कितना हो रहा है, ये लगभग हो रहा है 40x, 8 7 15 9 6 15 15 30 40 40x, ठीक। तो ये ऑब्टेन मार्क्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है 40x वैल्यू जो है वो 60% ऑफ है टोटल मार्क्स के, ठीक है। टोटल मार्क्स का 60% है, टोटल मार्क्स का 60% है, तो टोटल मार्क्स का अगर 60% है तो 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% मतलब टोटल मार्क्स, 100% या टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका 66.6%, ठीक है, मार्क्स, सॉरी। तो ये इतना टोटल मार्क्स हो गया। अब ये अगर 66.66 टोटल मार्क्स है तो सब में इक्वल मार्क्स है, ठीक है, ये मैथ्स मार्क्स तो सब में इक्वल है, तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 5 पंजे 5 12 एक मिनट 13.32, ठीक है। ये सब में ऐसे लगभग 13.32 आएगा। अब 13.32 का हाफ कितना होता है, 30 मतलब 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14, 6 साढ़े 6 के आसपास होगा, तो 6.6, हाँ 6.66 होगा, ठीक। 6.66 से जो मार्क्स ज़्यादा पाए हैं, ये ज़्यादा पाया है, ये ज़्यादा पाया है, ये ज़्यादा पाया है, ये ज़्यादा पाया है, पर ये कम पाया है, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है।
यानी 4 सब्जेक्ट्स में पास है पर इस सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। एक्स की वैल्यू है एक्स, ठीक। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फिर। अब 5th क्वेश्चन में अब वर्क टाइम का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ठीक ध्यान दीजिए। 5th क्वेश्चन कह रहा है 2 persons A and B can do a work alone in 29 days. A takes the rest of 1 day after every 4 days and B takes the rest of 1 day after every 5 days. If A and B start work together, then the work will be completed in how many days? अच्छा मान लीजिए ए काम करेगा 29 डेज तो काम कंप्लीट हो जाएगा, बी भी 29 डेज काम करेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 1 मान लेते हैं, इसकी भी इफिशियंसी 1 मान नहीं लेते हैं, है, क्योंकि अगर दोनों एक ही समय में काम खत्म करें तो इफिशियंसी 1 है, ठीक। अब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो यानी कि पर डे की कितने काम होंगे, तो यानी कि यहाँ से अगर एसएम ले तो ये 29 यूनिट हमारा क्या है, वर्क, 29 यूनिट वर्क है। अब ये दोनों काम करेंगे एक साथ, तो पहले दिन ये 2 यूनिट काम करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। दूसरे दिन ये 2 यूनिट काम करेंगे, ऐसे 4 दिन तक तो दोनों 4 दिन सब 2-2 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, तो 8 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। फिर पाँचवें दिन ए एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि वो 4 दिन काम करके फिर 5वें दिन छुट्टी ले ले रहा है ए, केवल बी ही आएगा, तो 1 यूनिट काम होगा 5वें दिन। 6वें दिन क्या होगा, फिर 1 यूनिट काम होगा, क्योंकि ए तो आ जाएगा पर बी चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए 4 दिन काम चला, फिर 5वें दिन 6वें दिन काम नहीं चला, फिर ये आया, यहाँ से 3 दिन तक तो 2 यूनिट काम हुआ, ठीक। इसका ऐसे पैटर्न ही बना देंगे, तो यहाँ पे ए एब्सेंट हो गया था, ऐसे ए, फिर ये यहाँ आया और यहाँ बी एब्सेंट हो गया था, तो ये एक और यहाँ 3 दिन, ये 4 दिन काम किया। अब यहाँ फिर ए एब्सेंट हो जाएगा लेकिन बी आएगा, यहाँ ए जो एब्सेंट हो रहा है उसको लिख रहा है, ठीक। तो 3, अब देखो यूनिट कितना काम हुआ, यहाँ 8 यूनिट काम हुआ, यहाँ 1 यूनिट काम हुआ, यहाँ 1 यूनिट काम हुआ, यहाँ 6 यूनिट काम हुआ, फिर यहाँ 1 यूनिट काम हुआ, अब 3, यहाँ पे 2 यूनिट काम होगा, यहाँ दोनों आएंगे, फिर बी चला जाएगा, यहाँ बी जाएगा, तो यहाँ भी जाएगा, 1 यूनिट काम होगा। काम कितना हो गया, 8 1 9 1 10 6 16 17 18 19 1 20। अब ये यहाँ गया था तो ये 1 2 यहाँ दोनों रहेंगे, यहाँ भी दोनों रहेंगे, फिर ए जाएगा, ठीक है। तो ए जाएगा, 1 यूनिट काम होगा, और बी यहाँ से फिर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 दिन तक तो बी काम करेगा। अब जो कितना दिन होगा, 8 2 10 6 16 17 18 19 20 4 24 25 और 25 26 27 28 29, इस दिन सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दिन काउंट करिए, 4 डेज 5 6 6 3 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17th डे कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये मुझे इजी वे लगता है कि आप काउंट कर लें, आप ऐसे 17 दिन का भी ऐसे बना लेंगे तो भी 17 डेज आ जाएगा, ठीक। अब 6वां क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी डू वर्क इन एग्जैक्टली 16 डेज, बी एंड सी। अच्छा ये देखिए, ए एंड बी किसी काम को 16 डेज में कर देते हैं, उसी काम को बी और सी मिलके 12 दिन में कर देते हैं, सी और ए मिलके उस काम को 10 दिन में कर देते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 240 240, तो यहाँ पे आएगा ये 15, ये एफिशिएंसी, ठीक। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ठीक। अब अगर इनकी इफिशियंसी को जोड़े तो ये 2a, अच्छा ये इफिशियंसी ऑफ ए, मान लो इसकी इफिशियंसी ए थी, ए की, और बी की इफिशियंसी बी है, इसी तरह ये इसकी इफिशियंसी बी, इसकी इफिशियंसी स्मॉल सी, इसकी इफिशियंसी स्मॉल सी, इसकी इफिशियंसी स्मॉल ए। तो ये वैल्यू है स्मॉल ए प्लस बी की, ये स्मॉल बी प्लस सी की, ये स्मॉल सी प्लस ए की। तो इफिशियंसी ऐड करेंगे, सारा ऐड कर दें, ये वैल्यू गिवन है ऐसे, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा 9 प्लस 5 59 आ गया। तो 59 अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी
की इफिशियंसी आ गई 59/2 जो कि हो गया 29.5। ठीक, ये तीनों की इफिशियंसी है। हमसे पूछ रहा है सी की, सी कितने दिन में अकेले काम करेगा, नहीं मेरे को सी की इफिशियंसी चाहिए। और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 15, तो 15 माइनस कर देंगे तो 15 प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 29.5। तो सी की इफिशियंसी आ गई कितनी 14.5। अब इसको 14.5 से डिवाइड कर देंगे, इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो डेज पता चल जाता है। तो 14.5 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको 240 को, ठीक, तो 1 मिनट, अरे 15 15 30 14.5 14, तो इसको डिवाइड करेंगे लगभग आएगा 16 पॉइंट कुछ 16 पॉइंट मोबाइल से करना 16.55, तो 16.55 आएगा 16.55। ठीक, अच्छा अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ एक चीज़ और, ए बी सी कैन टुगेदर वर्क इन इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज। तो इंटीग्रल नंबर को लेना है तो 16 ही लेंगे, ठीक है, आगे तो जाएगा नहीं, 17 दिया नहीं तो 16 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 3 लेबर्स वाला, एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 लेबर्स वर्क टुगेदर फॉर 30 days. In the course of work, all of them remained absent for a few days. One of them was absent for 10 days, more than the second labor, and the third labor did 1/3 of the work. How many days more than the third labor was absent? ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, 3 लेबर हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक, मान लीजिए वो बी है जो सेकंड वन है, वो एक स्टेज काम करने आता है, ठीक है, मान लो सबने 30 दिन में काम खत्म किया है, 30 दिन में उसने एक स्टेज काम किया, बाकी एक्स माइनस 30 माइनस 6 डेज वो एब्सेंट रहा, और ये उससे 10 दिन ज़्यादा एब्सेंट रहा। कह रहा वन ऑफ देम वाज 10 days मोर एब्सेंट देन द सेकंड लेबर, तो सेकंड लेबर से 10 दिन, तो यानी ये इससे 10 दिन और कम आया होगा, तो यानी ये कितना दिन आया एक्स माइनस 10 days। अच्छा, सबकी इफिशियंसी सेम है क्योंकि एबिलिटी सेम है, तो और इसने अगर टोटल काम अगर ए है तो इसका इसने किया A/3 काम, ठीक है, ठीक है, A/3 काम इसने काम किया, तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, इसने तीनों की इफिशियंसी सेम है, इसने 1/3 काम कर दिया, तो इन दोनों ने 2/3 काम को किया होगा। अब इस इफिशियंसी ऑफ इतना, तो 2/3/A इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 10। ठीक, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2x माइनस 10 इंटू 3/2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये 5, तो a की वैल्यू आ गई 3x माइनस 15। ठीक, अच्छा पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, ये टोटल वर्क निकल के आ गया मेरा, ये टोटल वर्क निकल के आ गया इन फॉर्म ऑफ x, ठीक है, क्योंकि हमने x मान रखा था। पूछ रहा है हाउ मेनी डेज मोर देन द थर्ड लेबर वाज द फर्स्ट वन एब्सेंट, फर्स्ट वन से कितने दिन ज़्यादा काम किया, तो इसने काम कितना किया, इसने काम किया 1/3, यानी जितना वो काम किया वही उसका डेज होगा, तो 1/3 मतलब x माइनस 5 डेज, इसका 1/3 अगर हम निकालेंगे तो 1/5 आएगा, तो ये कितने दिन कम काम किया, वाज फर्स्ट वन एब्सेंट। अच्छा, इससे कितने कम दिन काम किया, तो ये x माइनस 10 डेज, तो ये से 5 दिन कम काम किया, ये 5 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस उसके बीच का 5 हो गया। ठीक, अब आ जाइए इस पे, एक मिनट थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे, पर मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि आई सेल अ टेबल फॉर ₹24, आई सेल अ टेबल फॉर 24 एंड दस मेक अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लो CP है इसका X और सेलिंग प्राइस है 24, जितना CP है उसका प्रॉफिट परसेंट भी उतना ही है। ठीक, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो ये X% कैसे कितना निकलेगा, CP माइनस SP, सॉरी SP माइनस CP, तो यानी कि एक मिनट, SP माइनस CP क्या होता है फॉर्मूला, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा क्या
पी हो गया 24, पी पी एक्स ऑन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 माइनस, इसको अपने आप से भी करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा, पर अब एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2400 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऑप्शंस में देख, अच्छा ऐसे देखिए ऑप्शन भी रख के देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा उससे ज़्यादा, और बाकी इसका वो भी इक्वेशन बनाएंगे तो भी बन जाएगा। यहाँ अगर ऑप्शन से देखिए, अगर ऑप्शन से देखें हम, तो इसमें 20% प्रॉफिट इस पर अगर लगा होगा, यानी अगर 20 रुपये होगा CP जो भी है, ऐसे ही 10 रुपये है तो 10 रुपये का 10% कितना होगा 1 रुपये, तो 11 रुपये में बेचना चाहिए था, तो ये हो नहीं गया। 30 रुपये का CP है, 30% इसका लेंगे तो 30% इसका हो जाएगा 9, तो 39 रुपये में बेचना चाहिए था लेकिन 24 में बेचा। अगर 40 रुपये लें 40% पे बेचें तो 40% 40 का क्या हो जाएगा 16, तो 16 मतलब 56, तो 56 रुपये में भी नहीं बिका है। लेकिन अगर 20 रुपये का लें 20% पे बेचें तो 20% पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का 20% हो जाएगा 4, 24 में बिका है। तो यहाँ से ईजी है इस इक्वेशन को बनाने में, आप कोशिश तो कर लीजिए बन जाएगा। बनवा दूँगा मैं भी, वीडियो बड़ा हो जाएगा जो भी सोचना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं। वर्क वाज कंप्लीटेड बाय 3% ऑफ इक्वलिटी, फर्स्ट वन डूइंग एम और, अच्छा ये क्वेश्चन ऑडिटेड है। देखिए एक चीज़ और, जब भी आप पेपर दीजिएगा, मैं आपसे जामिया के एग्ज़ाम को निकालना है तो कभी आप क्वेश्चन ईगो पे मत लीजिएगा कि अरे वर्क टाइम का है तो क्यों नहीं लगेगा मुझसे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 170 में कभी तो 100 को क्रॉस भी नहीं किया है, वो भी 200 में, यानी 170 का पेपर है अगर, तो मैं कितना इजी पेपर है कितना डिफिकल्ट पेपर है, वो 80 नंबर को क्रॉस नहीं करती है, 100 नंबर कभी क्रॉस नहीं करेगी, 100 नंबर एवं नहीं जाएगा, यानी 100 नंबर कट ऑफ आपको 170 में 100 नंबर करना है। ये मैं इजी पेपर का बता रहा हूँ। अगर डिफिकल्ट पेपर है तो 70-80 क्वेश्चन पे आपके आराम से आपको कॉल इसके लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आपको 60-70 क्वेश्चन करना है, तो इतने क्वेश्चन आपके पास नहीं कि आप छोड़ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। एक नंबर के क्वेश्चन है तो 170 क्वेश्चन होंगे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि एक बार पढ़ने पे कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और वो, तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, आप आगे जाइए। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम को बेकार मत करिए, आप लगाइए। जब आपको लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन उधर है, आप उसको मार्क टू रिव्यू कर लीजिए, वहाँ पे टिक लगा लीजिए कि एक बार इसको आके देखूंगा तो हो जाना चाहिए, ये वर्क टाइम का है तो, लेकिन पर उस पर मतलब समय मत वेस्ट करिए। एक बार अगर लगाए गलत आया, नहीं आंसर मिला तो भी छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आ जाइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है वर्क वाज कंप्लीटेड बाय 3 पर्सन्स ऑफ इक्वल एबिलिटी, फर्स्ट वन डूइंग एम आवर्स एंड एम डेज, सेकंड वन डूइंग एम आवर्स एम डेज, एंड थर्ड वन इज डूइंग 16 आवर्स एंड 16 डेज। अच्छा देखिए, जब भी हम किसी भी वर्क टाइम को काम करते हैं, वर्क टाइम के क्वेश्चन को लगाते हैं, तो वर्किंग आवर्स को हम या तो डेज में दिया होता है या आवर्स में दिया होता है। जब दोनों दे दे तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए 3 लोग हैं, तो यहाँ फिर कर लेते हैं ABC। पहला यम आवर्स यम डेज काम करे, कुल कितने आवर्स वर्क काम किया था स्क्वायर ना, मतलब यम डेज में यम डेज और हर दिन यम आवर्स काम कर रहा है, एक यम डेज तक यम आवर्स काम कर रहा है, तो यम स्क्वायर आवर्स काम किया, यानी ए ने कितना स्क्वायर काम किया, कितना घंटे काम किया, यम स्क्वायर जितना B एन स्क्वायर और C 250, 16 का स्क्वायर या 16 आवर्स 16 डेज से काम करता है 256। मैं समझिए, और सबकी जो एबिलिटी है मतलब काम करने का वो सेम है, यानी कि सबकी इफिशियंसी 1 है, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी, तो टोटल वर्क जब इफिशियंसी सेम हो टोटल वर्क हो जाता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 256, ये सेम यूनिट इनका काम होगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 29 डेज बाय थर्ड पर्सन एलोन विथ हिज रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर्स, यानी कि जो C है वो 29 डेज में काम खत्म कर देगा अपने रिस्पेक्टिव आवर्स, यानी रिस्पेक्टिव आवर्स मतलब वो 16 घंटे काम करता है, यहाँ पे दिया हुआ था थर्ड वन वर्क 16, तो 16 घंटे, तो ये 16 डेज। ठीक, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 16, 29 इंटू 16 हो जाएगा 464। ये इतने घंटे काम करता है तो वर्क कंप्लीट हो जाएगी, और इसकी इफिशियंसी है। अच्छा मैं आपको इफिशियंसी के बारे में थोड़ा बताऊँ, तो इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी इज, ऐसे कहते हैं इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी किसी की इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो वो कम टाइम नंबर ऑफ डेज होता है। ठीक, नंबर ऑफ डेज
जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम दिनों में ही काम खत्म कर लेगा। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर जैसे स्पीड और डिस्टेंस की एफिशिएंसी होता है, स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस टाइम कम लगेगा, स्पीड और टाइम का स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरीके से ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। एफिशिएंसी एक तरह से रेट बताती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे इसकी एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ और पूरा वर्किंग आवर्स में दिया है, तो ये है कि 1 डे में ये 1 यूनिट पर आवर्स करता है, 1 यूनिट पर आवर्स। ये एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर आवर्स। तो 464 आवर्स में कितने यूनिट काम किया होगा? तो 464 यूनिट। तो 464 यूनिट, ये टोटल वर्क इतना ही तो था, तभी तो काम कंप्लीट हुआ। यानी ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू 464। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये आ जाएगा 208। ठीक, अब एक चीज़ और पढ़िए, m and n being इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू होगी, डेसिमल में होगी नहीं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कब बन सकती हैं, यहाँ ये चीज़ सोचना था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस कभी लेवल ऑफ एग्जाम डिफिकल्ट होता है, तो आप यहाँ सोचना यह है कि इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर 208 कब होगा। अच्छा, कब होगा? जब या तो लास्ट में किसी स्क्वायर के 8 आ जाए, तो ऐसा स्क्वायर आप अगर 20 तक स्क्वायर अब याद होगा तो नहीं आएगा, और 4 आ जाएगा, तो 4 जा 16, 8 का 64 और 12 का 144, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 6 4 10 200। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाए और ये 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाए। ठीक, यानी यहाँ अगर हम वर्किंग और इस सब पे काम करें तो ये 12 और ये 8 और ये 16। अब हमें पूछ क्या रहा था, इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, तो यानी ये इनका सब, तो ये 12 8 और 16 का सम कितना हो जाएगा? 24 36 हो गया। ठीक, अब ये 36 मतलब ये 36 घंटे पर इनका वो एफिशिएंसी निकल के होगी। ठीक है, यानी ये इस दिन 36 के स्क्वायर का काम किया था ये इतना, और तब यहाँ पे ये 144 काम किया और ये 64, तब इसने 464 यूनिट काम को खत्म किया। अब हमें पूछ रहा है इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर विद देयर रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर्स से काम करेंगे तो कुल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर्स ये 12, ये अभी एफिशिएंसी, तो ये 36, तो यहाँ से अगर डिवाइड करें 36 को तो आ जाएगा कितना आएगा? 12.88, तो 13 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। 2.88 13 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज लेकर और फिर करते हैं। ठीक, थैंक यू।